हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर हैलो एल्केन एलिफेटिक एल्किल हैलाइड को हम लोग कैसे बनाएंगे, जहां हम लोग दो मेथड के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, वैसे आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा होगा। एल्केन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन है? आपका एल्केन होता है। उसका रीजन है, उसका अगर हम रीजन की बात करेंगे, कोई भी एल्केन लेते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा केवल और केवल कौन सा बॉन्ड होता है? केवल और केवल आपका सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पूरी तरह से कार्बन आपका सैचुरेटेड है। अगर मैं किसी भी एल्केन के लेता हूं, जैसे आपके पास ये मीथेन मैंने आपके पास रखा है, तो ये स्टेबल क्यों है? उसका रीजन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड है, तो जब भी आपका हम कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन का हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी जगह कोई ना कोई और ग्रुप आइटम मॉलिक्यूल आके क्या होगा? जुड़ेगा और आपको नया एक प्रोडक्ट मिलके तैयार होगा। बट कार्बन हाइड्रोजन की जहाँ तक बात है, तहाँ हमको पता है या आप सबको भी पता होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू जीरो होगी तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिफरेंस होगा इतना मिनिमम होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, और न इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगा, न कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम कभी भी बात करेंगे तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा तो आपका कोई भी और ग्रुप आइटम आपके सब्स्टिट्यूट नहीं आके होंगे, और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं आके होंगे तो कोई भी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो हम आपको पता है कि अगर हमको इस बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगा तो कहीं कहीं ना कहीं ये जाके बॉन्ड क्या होगा? आपका ब्रेक होगा। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी हम किसी कंपाउंड को जब प्रोवाइड करते हैं किसी भी सोर्स से, तो बनने वाला इंटरमीडिएट हमेशा क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है। बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है। रही बात इस रिएक्शन में, तो हम फ्री रेडिकल के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो कंडीशन होते हैं जहाँ आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन आपकी होमोलिटिक फिजन का रिजल्ट है। जब आपके बॉन्ड का होमोलिटिक इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो बॉन्ड के बीच में और बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और उस कंडीशन में जो आपको इंटरमीडिएट मिलता है वो इंटरमीडिएट क्या होता है? आपका फ्री रेडिकल्स होते हैं। इस होमोलिटिक बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए जो भी कंडीशन चाहिए उसका आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं हेल्प लेते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कहीं से भी आप हेल्प लेते हो तो जिससे भी हेल्प लेते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग हेल्पर कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पर कहते हैं। तो एल्केन या किसी भी कंपाउंड के थ्रू कल को कभी भी जब आपका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा तो हम पहचान जाएंगे इंटरमीडिएट के लिए आपके रिएक्शन के ऊपर कोई ना कोई हीट लिखा होगा, और हीट आपका क्या लिखा होगा? हाई टेम्परेचर। क्या लिखा होगा बेटा? हाई टेम्परेचर। मतलब कम से कम आपका 560 से 570 केल्विन टेम्परेचर, इसके बीच में टेम्परेचर होगा, तभी हम इसको हाई टेम्परेचर की कैटेगरी में क्या करेंगे? रखेंगे। तो अगर आपके रिएक्शन के ऊपर ऐसा कुछ लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा, और वहाँ जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा वो होमोलिटिक फिजन के रिजल्ट के थ्रू बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। अब ई से क्या हो जाएगा? आपको ई से मिलेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे रिएक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिकल आर्क लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता है, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होता है। तो यहाँ भी आपका जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा होमोलिटिक फिजन होगा, और आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल मिलेगा। यहाँ आपको लाइट मैं लिख देता हूँ, लेकिन लाइट का मतलब ये ट्यूब लाइट या बल्ब का लाइट नहीं है। यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमको कहाँ से मिलती है? ये हमको मिलती है सनलाइट से। और आप चाहो तो इसकी जगह हम लोग ई इक्वल टू, आपको पता है एच न्यू है ना, फोटॉन आपको पता है, फोटॉन को हम लोग एच न्यू की तरह लिख सकते हैं। तो अगर रिएक्शन के ऊपर एच न्यू लिखा है, सनलाइट लिखा है, या आप अल्ट्रा वायलेट रेज लिखते हो,
तब भी आपका जो रिएक्शन होगा वो उसका इंटरमीडिएट क्या होगा, फ्री रेडिकल, और बॉन्ड में जो ब्रेकिंग होगी वो कैसा होगा आपका, होमोलिटिक फिजन होगा। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हो सकता है रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा हो, रिएक्शन के ऊपर लिखा हो पर ऑक्साइड, रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा हो, पर ऑक्साइड। अगर रिएक्शन के ऊपर बेंजील पर ऑक्साइड या कोई भी पर ऑक्साइड लिखा है तब भी इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। या तो रेडिकल ही हो या तो फ्री रेडिकल ही हो, और अगर फ्री रेडिकल है तब भी इंटरमीडिएट आपको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। तो आपको एक बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए, सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर ले जाते हो कि एल्केन क्या कर सकता है, एल्कीन क्या कर सकता है, एल्काइन क्या कर सकता है, एल्किल हैलाइड क्या कर सकता है, बेंजीन क्या कर सकता है, अगर सबकी प्रॉपर्टी आपको पता लग जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सो ईजी। जैसे हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है। एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे तो हमेशा एडिशन रिएक्शन देंगे। एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बेंजीन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसी तरह से हर एक कंपाउंड की, हर एक फंक्शनल ग्रुप की, हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, वो करता ही करता है। तो एल्केन में अगर हम कभी भी कोई रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्केन के रिगार्डिंग में अगर कल को कोई एग्जाम में रिएक्शन आपका आता है तो आपको समझना है कि एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कंडीशन में देगा। ये सारे कंडीशन कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन के ऊपर लिखे रहने चाहिए। तो मैं प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, जैसे ये मैंने आपको बताया, बट यह मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रिपरेशन में मैकेनिज्म जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग आइडिया लगाएंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हैलोजेनेशन। डायरेक्ट हैलोजेनेशन कराएंगे तो हमको पता है यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। इस डायरेक्ट हैलोजेनेशन में क्या करेंगे, कोई भी एल्केन है हमारा, दिस इज द एल्केन, ये एल्केन है और हमने हैलोजन लिया H2। ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, बट जब भी होगा ये H2 मीन्स होता है आपका हैलोजन। अब यहाँ डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा रहे हैं हम, आपको पता है कि एल्कीन डायरेक्ट हैलोजिनेशन जब भी रिएक्शन करेगा तो ये आपका बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं आसानी से। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको वो कंडीशन प्रोवाइड करनी है होमोलिटिक फिजन की, फ्री रेडिकल वाली कंडीशन। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ भी आप लिख दो, चाहो तो आप अल्ट्रा वायलेट रेज लिख दो, कहीं कहीं आप देखते हैं बुक के अंदर लिखा रहता है क्या, आपका सनलाइट या आपका इलेक्ट्रिसिटी या आपका परऑक्साइड, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो देयर इज द डायरेक्ट हैलोजिनेशन इन दिस प्रोसेस। आपका होने क्या वाला है, हाइड्रोजन का, यहाँ से हाइड्रोजन का हटना और यहाँ से हाइड्रोजन का आना, और आपको सिंपल सीधे तौर पे प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, RX, और आपको यहाँ मिलेगा हैलो एसिड जिसको HX कहते हैं। अगर ये Cl2 है तो HCl बनेगा, Br2 है तो HBr बनेगा, है ना। I2 और F2 के बारे में हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम डायरेक्ट एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कल को CH3, C2H5, C3H7, C4H9। बट एक बात ध्यान रहे बेटा, दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरीन्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स। और हम लोग बना रहे हैं हैलोएल्केन्स, ना कि हम बना रहे हैं हैलोएरीन्स। हैलोएरीन्स को हम कैसे बनाएंगे आगे चल के हम लोग देखेंगे। हैलोएरीन्स हम लोग अगर बेंजीन से बनाएंगे तो बेंजीन की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर हम यहाँ CH3 रखेंगे तो यहाँ CH3 हो जाएगा, C2H5 रखेंगे तो यहाँ C2H5 हो जाएगा। इस तरह से हम जो भी प्रोडक्ट चाहे उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देख लीजिए, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ क्या दिक्कतें आएंगी इस ऐसे रिएक्शन को अगर हम लोग कराते हैं। जैसे हमारे पास ये मीथेन है CH4 प्लस, हमने यहाँ Cl2 ले लिया और हमने यहाँ रिएक्शन कराना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अल्ट्रा वायलेट ले लिया, यहाँ हमने सनलाइट ले लिया। अब आप थोड़ी थोड़ी बातें आप समझिएगा। अगर यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज या सनलाइट लिखा है या हेल्पर की कोई भी कंडीशन रखी है, तो यहाँ जो इंटरमीडिएट होगा इसका, तो इंटरमीडिएट जब भी हम पूछा जाए कल को आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हैं, जेई के बारे में सोच रहे हैं और इसका इंटरमीडिएट पूछा जाए और किसी रिएक्शन के ऊपर ये सारी कंडीशन लिखी हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका इंटरमीडिएट हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा।
और प्रोडक्ट बनाने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है बेटा कि प्रोडक्ट हमारा 100% क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, तभी आपको यील्ड कम हो। वैसे तो कोशिश तो होगा कि उसकी यील्ड भी ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो, तो बेस्ट रिएक्शन की कैटेगरी में वो रखा जाएगा। अगर यील्ड कम है और रिएक्टिव है, या यील्ड ज़्यादा है और रिएक्टिव है, तो प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं होता। प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार इंटरमीडिएट पे फोकस कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट आपको मैकेनिज्म तो नहीं बता रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा और फ्री रेडिकल कब बनेगा। वो हेल्पर वाली कंडीशन रिएक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन होगी। अगर वो मेंशन होगा तो इंटरमीडिएट हमारा क्या बनने वाला है, फ्री रेडिकल। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड बनेंगे। मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब बहुत सारे एल्किल हैलाइड बनेंगे। किस मैनर में, आप देख लीजिए। आप अगर इसको देखते हैं मीथेन को, तो अगर हम मीथेन के पहले हाइड्रोजन को यहाँ से हटाते हैं और ये आपके जो क्लोरीन है Cl2, ये जो आपका मॉलिक्यूल है अल्ट्रावायलेट रेज है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इसका मैकेनिज्म, या आप जब पिछले वीडियो में जाओगे, क्लास 11 के मेरे लेक्चर स्टार्ट होंगे हाइड्रोकार्बन के, तो वहाँ से आप रेफरेंस लेके देख सकते हो। आप जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या हो रहा है, क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को इसकी जगह से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। और आपको ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा CH3Cl प्लस HCl, पहला प्रोडक्ट। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, हो क्या रहा है इस रिएक्शन में। यहां हो रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यहां आपका क्लोराइड फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को उसकी जगह से हटा दे रहा है और मेथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर खुद एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको CH3Cl, जिसको मेथिल क्लोराइड या जिसको क्लोरोमेथेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो अभी भी तो हाइड्रोजन है यहाँ, अभी भी तो हाइड्रोजन है। तो जब अभी भी हाइड्रोजन है, तो अगर हमारे पास क्लोरीन और डिफाइंड होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH2Cl, एक हाइड्रोजन को इधर मैं नीचे लिख देता हूं, और ये आपके Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में आप देखेंगे तो आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, CH2Cl2 कह सकते हैं प्लस HCl। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अगर IUPAC में बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन मिलेंगे। अभी भी हाइड्रोजन है बेटा, और हाइड्रोजन का ही सब्स्टिट्यूशन आपके क्लोरीन कर रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, तो अभी भी हाइड्रोजन है, तो अभी भी रिएक्शन होने की पूरी संभावना है। तो पूरी संभावना है। तो देख लीजिए, आपका यहाँ मैं CH लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं Cl करके आपका Cl2 लिख दे रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल हैं इस तरह से, और यहाँ आपका एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, और आप देख लीजिए Cl है ना, और फिर से अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, क्योंकि कंडीशन तो वही है ही है, और फिर से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और इसकी जगह क्लोरीन आएगा, और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको CHCl3 प्लस HCl कहते हैं, जिसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, या ट्राइक्लोरोमीथेन कहें, या इसका एक और निकनेम से जानते हैं जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। एनेस्थेटिक एक्शन होता है या बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता था, अभी नहीं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों, क्योंकि आज के डेट में ये कार्सिनोजेनिक नेचर होने की वजह से इसका एनेस्थेटिक एक्शन नहीं लिया जाता, इसका यूज़ एज ए लोकल एनेस्थीसिया नहीं किया जाता है, बेहोश करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इट कॉज कैंसर, कार्सिनोजेनिक नेचर है इसका। ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म, नाम सुना होगा आपने। लेकिन अभी भी तो रिएक्शन होने की संभावना है, क्योंकि अभी भी तो हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है। तो अभी जब हाइड्रोजन बचा है तो हम एक हाइड्रोजन को और यहाँ नीचे रखते हैं, यहाँ Cl3 लिखते हैं, और ये आपका क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल फिर से अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट और बनाएगा, जिसको CCl4 प्लस HCl कहते हैं। और जब तक ये नहीं बन के तैयार हो जाएगा तब तक रिएक्शन होता रहेगा, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो जब भी आप कोई रिएक्शन देखते हो तो आप देखते हो CH4 प्लस Cl2, जब आप देखते हो तो आप मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड पाते हो। मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा वो सब आपको मिलेगा। आपको मिलेगा क्या, आपको पता है CH3Cl मिलेगा, आपको मिलेगा CH2Cl2 मिलेगा, आपको मिलेगा CHCl3 मिलेगा, और आपको मिलेगा
Cl4 मिलेगा। इतने सारे प्रोडक्ट आपको मिलके तैयार हो रहे हैं। साथ में बाई प्रोडक्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे, जो चारों हाइड्रोजन आपके क्या कर गए हैं, सब्स्टिट्यूट होके तैयार हो गए। अगर आपको मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड चाहिए होता है तो आपका द बेस्ट रिएक्शन, सबसे बेस्ट रिएक्शन। बट ये बात हमको भी पता है, ये बात आपको भी पता है कि जब हम कमर्शियल स्केल पे कभी भी एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो ये डायरेक्ट हैलोजनेशन इज नॉट ए गुड रिएक्शन। आपसे पूछा जाता है व्हाई, बिकॉज वी ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड, और इस मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत टफ काम है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट में बहुत सारे मिक्सचर हैं और उस सारे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, बहुत टफ प्रोसेस लग रहे हैं, तो कभी भी हम उस मेथड का कमर्शियल यूज़ नहीं करेंगे। हम इसका लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं, लैब में बना सकते हैं मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट हैलोजनेशन? डायरेक्ट हैलोजनेशन का ड्रॉबैक यही है कि आपका डायरेक्ट हैलोजनेशन में आपको मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड मिलते हैं और इस मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड को सेपरेट करना बहुत टफ प्रोसेस होता है। इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ तो करते हैं, बट इस मेथड का यूज़ डायरेक्ट हैलोजनेशन इस मैनर में, जिस मैनर में दिया गया है, इस मैनर में हम कभी भी कमर्शियल स्केल पे नहीं करते हैं। हम कमर्शियल स्केल पे कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको नोट करिए, आप कॉपी पेन सबके पास होना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि कमर्शियल स्केल पे इसी मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। नोट कर लो। ठीक है, अब देख लीजिए। अब मैं आपको 2-3 बातें और आपको इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो कमर्शियल स्केल पे इसका डायरेक्ट हैलोजनेशन हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हैलोजनेशन का यूज़ अगर हम कमर्शियल स्केल पे करेंगे तो हमको मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड मिलेंगे, और मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड को सेपरेट करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे लिए और आपके लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं है, ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। तो हम आपको क्या करना है, इस मेथड को और इकोनॉमिकल बनाना है। इसी प्रोसेस को यूज़ करके आगे आपको एक प्रोडक्ट बनाना है जहां मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ना हो। अब देख लीजिए हमारे पास क्या क्या लोग हैं। हमारे पास क्या क्या लोग हैं, हमारे पास हैलोजन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास F2 है, हमारे पास Cl2 है, हमारे पास Br2 है, और हमारे पास क्या होता है, I2 है। अब कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे बेटर होगा आपके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए? क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कार्बन और फ्लोरीन को अगर लगाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बनता है, आगे चल के बनेगा। तो कार्बन और फ्लोरीन की अगर हम कहीं बात करेंगे बेटा, तो कार्बन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि फ्लोरीन कहीं ना कहीं हमेशा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो बॉन्ड हमेशा टूटने की कगार पे पहुंचा रहेगा। तो अगर हम फ्लोरिनेशन कराते हैं तो फ्लोरिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो पूरी तरह से स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हम इसका यूज़ नहीं करते। वैसे अगर हम रिएक्टिविटी वाइज बात करें तो रिएक्टिविटी वाइज बात करें कि सबसे बेटर सुटेबल रिएजेंट क्या होगा जो सबसे तेज़ी से रिएक्शन करके आपके प्रोडक्ट को बनाएगा, तो सबसे बेटर तो रिएक्टिव आपका F2 है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये ईजिली आपका अवेलेबल करेगा फ्लोराइड फ्री रेडिकल को विथ कंपेयर टू अदर। फिर आपका Cl2 है, फिर Br2 है, फिर आपका क्या है, I2 है। जहां तक आप जब देखते होगे तो Cl2 को देखते होगे, क्योंकि F2 के साथ यही प्रॉब्लम आ गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट तो बनेगा आपका, है ना, डायरेक्ट हैलोजनेशन से प्रोडक्ट तो बनेगा, बट प्रोडक्ट आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के अलावा फ्लोराइड बनेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहीं ना कहीं कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं रहेगा। तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, पहली बात। अब रही बात इन सब की, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं, इसका यूज़ भी नहीं करते हैं, इसका यूज़ भी नहीं करते हैं, इसका करते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। इससे बेटर ये है, क्योंकि ये रिएक्टिव तो है,
लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाता। इससे कम रिएक्टिव ये है, बट प्रोडक्ट इससे क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं। ये आपका स्लो रिएक्शन देता है, स्लो रिएक्शन देखता। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्लो रिएक्शन भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो घर के लिए तो बना नहीं रहे हम लोग, उसको कहीं ना कहीं मार्केट में लेके आना है। तो किसी भी प्रोसेस को करने का बहुत धीरे धीरे तरीका हो जाए तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत लंबे समय तक बाद बनेगा, तो बहुत लंबे समय बाद बनेगा तो वो प्रोडक्ट का क्या होगा, आपका मार्केट वैल्यू या तो घट जाएगी या तो कोई इंतजार करते करते थक जाएगा। तो स्लो प्रोसेस से इसका यूज नहीं करेंगे। रही बात I2 की, तो I2 का एक सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, HI बनता है, और HI इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये पता होना चाहिए। HI इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में कर देगा, और अगर रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में कर देगा तो रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में आ जाएगा। तो ऐसा भी रिएक्शन हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग आयोडीन का किस किस कंडीशन में रिएक्शन को ला के एक ही डायरेक्शन में करते हैं, इरिवर्सिबल करते हैं, उसको आगे चल के देखेंगे। तो सबसे बेटर कौन सा हैलोजन निकल के आया, वो Cl2 निकल के आया है, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको पता है कि यहाँ जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो हमको पता है इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल बन रहा है। जो कार्बन का इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका फ्री रेडिकल बन रहा है। और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे प्रोडक्ट का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री फ्री रेडिकल। फिर आपका कौन बनाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। फिर कौन बनाएगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे, नॉर्मल वाले बनके तैयार हो जाएंगे। तो टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड नॉर्मल के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, और जिसने नहीं देखा है वो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का सेकेंड लेक्चर मेरा जरूर देखें, जहां आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अभी भी ये प्रॉब्लम फंसा हुआ है कि जो डायरेक्ट हैलोजनेशन की बात कर रहे हैं उसमें तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें से क्या हम लेंगे, सबसे बेटर कौन है, आपका Cl2। सबसे अच्छा प्रोडक्ट किसके साथ मिलेगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा। ये सब बातें तो भाई हो गई हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हमको मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड मिलेंगे। तो मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड में प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम यहाँ थी कि जो हैलोजन हम लोग यूज कर रहे थे वो हैलोजन आपके एक्सेस अमाउंट में थे। Cl2 अगर कम होता, Cl2 इतना होता 1 मॉलिक्यूल होता और आपका एल्केन 1 मॉलिक्यूल होता, तो एक ही बार तो रिएक्शन होता बेटा। तो इस रिएक्शन को हम करा सकते हैं, कॉमर्शियल स्केल पे भी डायरेक्ट हैलोजेशन पॉसिबल है, बट कॉमर्शियल स्केल पे एल्केन और हैलोजन का रेशियो फिक्स होना चाहिए। एल्केन और हैलोजन का रेशियो फिक्स होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि जो हैलोजन हम लोग यूज कर रहे हैं Cl2, Br2, I2, F2, वो लेस अमाउंट में होना चाहिए, लेसर अमाउंट में होना चाहिए। जितना कम अमाउंट में होगा वो पहले कंज्यूम हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, Cl2, Br2, I2 ये सब लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इनको कुछ लिमिट में लेके यूज करना है। अगर हम इसका कम अमाउंट में इसका एक रेशियो फिक्स करके हम रिएक्शन को कराएंगे तो इसी रिएक्शन को हम कॉमर्शियल स्केल पे लेके जा सकते हैं। जैसे आपने देखा CH4 प्लस Cl2 CH3Cl, CH3Cl प्लस Cl2 CH2Cl2, तो अगर Cl2 होता ही नहीं तो रिएक्शन होता, बताएं आप क्या रिएक्शन होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपका यही रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजनेशन आप करा सकते हो कॉमर्शियल स्केल पे, बट आपके एल्केन और हैलोजन का रेशियो 100% फिक्स होना चाहिए। 1:1 रेशियो में लोगे, जितने मोल आपके पास एल्केन होंगे सेम अमाउंट में आपके हैलोजन होंगे, आपका रिएक्शन एक स्टेप में होगा। जो भी आपको स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी कॉमर्शियल स्केल पर। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो फुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेके और थोड़ी बातें आपसे करने वाला हूं। F2 के बारे में क्या होगा नहीं करेंगे, Cl2 सबसे बेटर है, Br2 स्लो देता है, I2 के साथ बाई प्रोडक्ट HI बनेगा, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे, ये सारी बातें हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ एक एल्केन लेता हूँ जो है आपका CH3 CH CH3 CH3। अगर इसका नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन।
इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। अब अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन से कितने लोग जुड़े हैं? इस कार्बन से 1 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप और 3 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप आर कनेक्टेड। दैट मीन्स ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है बेटा, बताओ? या ये ऐसा लिखा, ये कौन सा कार्बन है? टर्सरी। और अगर मैं यहां से Cl2 से रिएक्शन कराता हूं अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको आपको बताना है, और मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो हमेशा क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये टर्सरी है, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन भी है। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो एक बार को हम मानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता इस पोजीशन पे, पर हाइड्रोजन है तो यहीं से हाइड्रोजन को हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कराएंगे और आपको यहाँ Cl बनेगा, CH3 बनेगा और CH3 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा बताइए? क्योंकि ये आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल बना रहा है। और कहीं कहीं आप देखते होंगे किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपसे ऐसी भी बात पूछी जाती है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है क्या? CH3 CH CH3 CH2 Cl, ये भी लिखा रहता है। ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। और अगर हम उसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल क्लोरो इथेन, या 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है। अब इसमें और इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? इसमें और इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बने हैं इसका इंटरमीडिएट टर्सरी आपका है, देख सकते हो आप, दिस इज द टर्सरी पोजीशन। और इसका जो इंटरमीडिएट है, इसका जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा है आपका? प्राइमरी पोजीशन है। तो आपको पता है किससे स्टेबल ज़्यादा बनेगा, टर्सरी से या प्राइमरी से? तो यहाँ ऑर्डर मैंने लिख रखा है। तो आपको स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ से मिलने वाला है? टर्सरी से मिलने वाला है, ना कि कहाँ से मिलने वाला है? प्राइमरी से। तो अगर आपको ऐसे मिक्सचर आप 2 प्रोडक्ट मिलते हैं तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। मेजर प्रोडक्ट जो लगभग आपका 55% के आसपास होगा। और ये आपका जो कहलाएगा ये क्या होगा? आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, जो किसके 45% के आसपास होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, और इसकी स्टेबिलिटी इसके रिस्पेक्टिव क्या है आपका? कम है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान देना है कि कौन सा पोजीशन का फ्री रेडिकल बन रहा है, टर्सरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, प्राइमरी है, नॉर्मल है, क्या है। जो भी एल्केन ले रहे हैं उस एल्केन में कौन कौन से सिचुएशंस आपके डेवलप हैं, उसी हिसाब से आगे आप रिएक्शन को कराओगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे। अब ये तो ये बात हो गई। दूसरा, इसका आप एक नोट करिए, फिर मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ आपको। नोट डाउन प्लीज। अब देख लीजिए, F2 का तो रीजन पता है भाई, F2 के बारे में बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ऐसे भी डेंजरस है, उसके साथ तो कौन पंगा लेगा, रिएक्शन ही नहीं कराएंगे हम लोग। Cl2 बेटर रिएजेंट है आपका हैलोजेशन के लिए। Br2 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये स्लो रिएक्शन देता है। I2 भी स्लो रिएक्शन देता है, पर I2 का कहीं ना कहीं हम लोग रिएक्शन कभी कभी देखते हैं। Br2 से भी करा सकते हो, ऐसा नहीं कि Br2 का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक बात समझ रखिए, Br2 का भी प्रोडक्ट बनेगा, I2 का भी प्रोडक्ट बनेगा। Br2 के प्रोडक्ट में हमको कोई दिक्कत नहीं है, Cl2 के प्रोडक्ट में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Cl2 Br2 I2 में चूज करना तो Cl2 इज मच बेटर, F2 बेटर नहीं है। रीजन पता है आपको, Cl2 भी देगा, Br2 भी देगा, I2 भी देगा। Cl2 का जो हैलो एसिड बनेगा वो HCl बनेगा, Br2 का जो हैलो एसिड बनेगा वो HBr बनेगा, और I2 का जो बनेगा वो HI बनेगा। भाई HI के साथ प्रॉब्लम है कि HI आपका वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्शन को ये क्या कर देता है, रिवर्स में कर देता है। तो अगर रिएक्शन रिवर्स में हो जाएगा तो आप ऐसे सोच के देखिए कि जो कुछ भी प्रोडक्ट आपने बनाया वो प्रोडक्ट धीरे धीरे ही सही फिर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिएक्टेंट में। तो आपको ऐसा रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। आप करके देख सकते हो, जैसे हमारे पास ये है RH एल्केन और आपने लिया I2 और ये रिएक्शन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने रिएक्शन कराया तो RI एल्किल आयोडाइड बन गया और प्लस में ये HI बन गया। तो HI इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शन को फिर से एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो फिर से एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो आप देखेंगे रिएक्शन किस में चला आएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा।
तो जब रिवर्स हो जाएगा, और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ाना ही शुरू किया है, और बार बार मैं एक बात बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट स्टेबल हो, ज़्यादा हो, प्रोसेस सस्ता हो। ये 3 बातें अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख जाएंगे, स्टेबिलिटी, ईजी प्रोसेस, है ना, सस्ता प्रोसेस, लो कॉस्ट प्रोसेस, तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है, ये प्रोसेस अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि पूरा का प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो जा रहा है, तो प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी वो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बना तो, लेकिन वो प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट में। इक्विलिब्रियम वाली बात यहाँ डेवलप हो जाएगी, और कभी भी आपका 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि HI बन रहा है। अब कहीं ना कहीं से मेरे पास दिमाग ऐसा लगाना है कि मुझको इस हाइड्रोजन आयोडाइड को भगाना है। इस हाइड्रोजन आयोडाइड को भगाने के लिए भी तरीका है आपका, आयोडिक एसिड HiO3, है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HGO को रिएक्शन में मिलाना पड़ेगा। अगर आप इस रिएक्शन में मिलाते हैं, क्या इस रिएक्शन में मिक्स करते हैं, रिएक्शन में और डालते हैं, इन रिएक्शन हमको क्या मिलाना है, इन रिएक्शन हमको मिलाना है HiO3 आयोडिक एसिड, हमको रिएक्शन में क्या मिलाना है, HNO3 मर्क्यूरिक एसिड, हमको रिएक्शन में क्या मिलाना है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, हमको मिलाना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो इन सब का काम क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ। ये इमीडिएट आपके HI से रिएक्शन करेंगे, मतलब HI जो रिवर्स कर रहा था प्रोसेस, जैसे HI बनेगा, अगर रिएक्शन में आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड कुछ भी डाल रखा आपने, उसने HI को पकड़ा और उसी से खुद रिएक्शन कर लिया। जब इसने खुद रिएक्शन कर लिया तो रिएक्शन रिवर्स बजाने की बजाय जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो प्रोडक्ट उसी पर रुक जाएगा और रिएक्शन फिर से पीछे नहीं जाएगी, और रिएक्शन पीछे नहीं जाएगी तो आपका बेस्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो आपसे पूछा जाता है व्हाई वी आर एडिंग HiO3, व्हाई वी आर एडिंग HNO3, व्हाई वी आर एडिंग HiO, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ HI इज रिवर्सिबल, formation of HI is very dangerous, is reverse the chemical reaction, so we are adding in this reaction iodic acid HNO3 HI। होपफुली समझ में आया। तो कर क्या रहा है, रिएक्शन में देख लेते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये जो HiO3 है ये आपके HI के साथ रिएक्शन करेगा इमीडिएट, और ये इमीडिएट रिएक्शन करने के बाद बनाएगा I2 प्लस वाटर। और अगर आप इसके साथ मिलाते हो HNO3, ऐसे HNO3 मिलाते हो HI के साथ, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा NO2, ये बनाएगा वाटर, और ये बना लेगा I2, ठीक है ना। और उस I2 का हम फिर से यूज कर सकते हैं आगे चल के बेटा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप HI को I2 में कन्वर्ट कर दो, और बार बार आपको रिएजेंट मिलता रहेगा, रिएक्शन होता रहेगा। और चाहो तो और क्या कर सकते हो, आप HGO मिला सकते हो, मर्क्यूरी ऑक्साइड HI मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, HgI2, ये इन नहीं आएगी, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल मिलकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप चाहो तो रिएक्शन को आप रिवर्सिबल की बजाय इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एडिंग इन दिस रिएक्शन आयोडिक एसिड, HNO3, HGO। तो अगर इन सबको ऐड करते हैं, रिएक्शन के अंदर डालते हैं, तो ऐसा भी रिएक्शन लिख के मैं दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पास RH है प्लस I2, और यहाँ रिएक्शन को रिवर्स कराने के लिए हमने इसमें HNO3 डाल रखा है। कहीं कहीं देखते हो अगर हमने यहाँ ऊपर नहीं लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें HNO3 ऐसे ही लिख सकता हूँ। HNO3 ऐसे लिखने के बाद आपका रिएक्शन रिवर्स प्रोसीजर में दिखेगा, आपको मिलेगा RI, आपको मिलेगा NO2, आपको मिलेगा H2O, और आपको मिलेगा I2। बहुत लोग सोचते हैं कि रिएक्टेंट में भी I2 है, प्रोडक्ट में भी I2 है, तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि ये ऐसा थोड़ी न हुआ है, ऐसा तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक स्टेप में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयोडाइड बना होगा, और जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बना होगा उसी से हमारा HNO3, HiO3, HGO कहीं ना कहीं उससे रिएक्शन करके और उस HI को रिड्यूस कराने के बजाय उसको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह से हमारा रिएक्शन रिवर्स में जाने वाला नहीं होगा। तो होपफुली ये पूरी डायरेक्ट हैलोजनेशन प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना, तो आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका IIT, NEET,
जेई, जो भी एग्ज़ाम एंट्रेंस देख रहे हो, इन बोर्ड देख रहे हो, तो कन्वर्जन में काफ़ी काम आने वाला है। काफ़ी छोटी छोटी बातों को मैंने ध्यान में रख के आपको बताया है। तो लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। अब हम फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।